हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। तो आज जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे मोदी जी जो है रशिया में है और हमारे इंडिया में जो है टिपिकल रिपोर्टिंग दिखाया जाता है, लेकिन इस टाइप के जो बहुत ही मीनिंगफुल और एक्चुअली ऑन ग्राउंड इकोनॉमिक एक्सपर्ट से पूछना, उनकी राय लेना, ये हमारे मीडिया में बहुत कम ही देखने को मिलता है। सब जो है एक स्टैंडर्ड जो है कुछ ऊपर के जो इन्फॉर्मेशन है वही आपको बताते हैं। बट मेरे चैनल में खास, और मुझे रशियन लैंग्वेज पता भी है, जिनको ऑलरेडी जो मुझे ऑलरेडी पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता भी है, तो मेरे चैनल में खास आपको ये फुल डिटेल्स में जो है उस देश से क्या क्या प्रोजेक्ट पे काम होने वाला है, क्या क्या फ्यूचर प्लान्स है, किस मकसद से जो है मोदी जी वहाँ पे गए हैं, रशियंस जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया से, ये पूरा जो चीज़ है ये आपको खास मेरे चैनल में जानने को मिलेगा। और साथ ही ओवरऑल रशियन लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है, रशियन के जो कमेंट्स है वो आपको खास मेरे चैनल में जानने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, iWave और मेरा चैनल SC म्यूजिक में अभी इंटीग्रेटेड वीडियोस अपलोड होंगे। मुझे SC म्यूजिक के लिए ऑलरेडी एक 8 लाख का इन्वेस्टर मिल चुका है, जो कि नए और छोटे इन्वेस्टर्स के जुड़ने के लिए और उन्हें प्रॉफिट कमाने के लिए एक ज्यादा फेवरेबल कंडीशन देगा। फॉर पास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन ट्रेनिंग अ लॉट और इस जून से वीडियोस के बौछार आने वाले हैं। स्क्रीन पे लिखे गए प्रॉफिट मॉडल को अच्छे से देख लीजिए। अगर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। रूस की अपनी ऑफिशियल विजिट के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत और रूस के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग के विस्तार पर चर्चा करने के लिए पहुंचे, जो मुख्य विषयों में से एक था। इसकी संभावनाओं पर ऑल रशियन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन की एडवाइजर और रशियन एशियन ट्रेड यूनियन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट की एक्टिव मेंबर यूलिया पक के साथ चर्चा की जाएगी। पेंडेमिक से पहले ही व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ इकोनॉमिक और ट्रेड पार्टनरशिप को सक्रिय करने की बात की थी। इस क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। अब तक आर्थिक संबंध सबसे अधिक एनर्जी सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में डेवलप्ड हुए हैं। एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की स्थापना के संदर्भ में बहुत कुछ हासिल किया गया है। उदाहरण के लिए मैं कुदनकुलम में न्यूक्लियर प्लांट में साझेदारी के बारे में उल्लेख करना चाहूंगी। इसके अलावा भारत में स्थानीय स्तर पर डिफेंस इक्विपमेंट्स और उनके पार्ट्स का उत्पादन किया जा रहा है। रूस एकमात्र देश है जिससे भारत ने हाल के वर्षों में वॉरशिप्स के निर्माण का ऑर्डर दिया है। हम फ्रिगेट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये 11,356 फ्रिगेट था। वैसे रोस्टेक मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लागू करने में भारतीय भागीदारों की मदद कर रहा है। और साथ ही इंडियन बिजनेसमैन ने जो रशिया के फार ईस्ट में इन्वेस्ट किए उसके बारे में उल्लेख करना जरूरी है। इट्स वर्थ द अटेंशन। दोनों देशों की सरकारों ने 2025 तक ट्रेड टर्नओवर को 3 गुना बढ़ाकर $30 बिलियन करने और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स को $50 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। जहां तक मैं समझता हूं, ये योजना काफी सफल रही। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसका मुख्य कारण भारत को रूसी ऊर्जा निर्यात था। बायलैटरल ट्रेड में ह्यूज इम्बैलेंस और ट्रेड डेफिसिट है। इसलिए यदि आप डिफेंस और एनर्जी सेक्टर्स के उत्पादों को हटा दें, तो आपके पास छोटे इन्वेस्टमेंट्स बचते हैं जो डिजायर्ड टारगेट से बहुत दूर है और फाइनल ऑडिट के बाद संख्या अनुमान से भी कम हो सकती है। पिछले साल रूस भारत को सामान की आपूर्ति करने वाला चीन के बाद दूसरा देश बन गया। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये एनर्जी रिसोर्सेज, मिलिट्री और ड्यूअल यूज गुड्स हैं। इनकी ओन स्पेसिफिक्स हैं। हमारे देश कुछ पहलुओं में विश्व बाजारों में कंपेटिटर्स हैं। भारत उत्पादों के इंपोर्ट के प्रति क्लियर डाइवर्जेंस का अनुसरण कर रहा है, क्योंकि भारत को बहुत सारा पैसा खोना पड़ता है और वर्तमान में भारत केवल उन्हीं उत्पादों का इंपोर्ट करता है जो वो स्वयं नहीं बनाता है या सफिशिएंट टेक्नोलॉजिकल लेवल पर उत्पादन नहीं करता है। अक्सर भारतीय भागीदारों के साथ हमारे इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, लोकलाइजेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़े होते हैं और हर रूसी कंपनी या सेक्टर ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। पिछले साल रूस को इंडियन गुड्स का एक्सपोर्ट लगभग 2 गुना बढ़कर $4 बिलियन तक पहुंच गया। हाँ, भारत से मुख्य रूप से फूड, फार्मास्यूटिकल्स और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद भी रूस में दिखाई दिए हैं। भारत के स्मार्टफोन्स भी रूस में दिखाई देती है, लेकिन रूसी व्यवसाय चीन से इंपोर्ट करना पसंद करते हैं, जहाँ अधिक सुविधाजनक रसद, अधिक विकल्प और अवसर हैं।
जहां आप वास्तव में अपनी जरूरत की हर चीज पा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि चीन के साथ अच्छी तरह से स्थापित व्यापार संबंध रशियन इंडियन ट्रेड पार्टनरशिप के लिए लिमिटिंग फैक्टर्स में से एक है। रूसी इंपोर्टर्स के लिए अधिकांश को ये पता ही नहीं है कि भारत से बल्क में क्या इम्पोर्टेंट चीज हो सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि भारत यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप का एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत वहां बहुत सारी चीजें निर्यात करता है, लेकिन रूस पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भारत के प्रमुख भागीदारों में से एक है। ये दोनों देशों के लिए कितना फायदेमंद है? बिल्कुल पारस्परिक रूप से लाभकारी। इसके अलावा इसने बाहरी दबाव की कसौटी पर खरा उतरा है। प्रॉबेबली ये उन बहुत कम एरियाज में से एक है जहां भारतीय पक्ष सेल्फ सफिशिएंसी से बहुत दूर है। मुझे लगता है कि भारत की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई प्रोजेक्ट्स के साथ सहयोग और भी बड़ा होगा। सहयोग का एक और पहलू मेक इन इंडिया कार्यक्रमों में रूस की भागीदारी और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ये कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? इनमें भारत में उत्पादन का लोकलाइजेशन शामिल है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, भारत जितना संभव हो सके इंपोर्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्सपर्ट्स को आमंत्रित करने की कोशिश कर रहा है और भारत भविष्य में 100% आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास कर रहा है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि उत्पादन को स्थानीय बनाने और भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए रूस की तत्परता भारत के साथ हमारी सफल साझेदारी की कुंजी है। उदाहरण के लिए, भारत के अमेरिकी यूरोपीय साझेदार ऐसा करने के लिए बेहद अनिच्छुक हैं, जिससे रूस को बहुत मदद मिलती है और भारतीय लोग भी रशिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रूसियों को बहुत अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट करते हैं। और आप भारत और रूस के बीच एक फ्री ट्रेड जोन के विकास की संभावना के बारे में क्या सोचते हैं, जिस पर वर्तमान में इस बैठक में चर्चा की जा रही है? मुझे लगता है कि सभी पॉजिटिव असेसमेंट्स के साथ हमें ये देखने की जरूरत है कि इस तरह का फ्री ट्रेड जोन भारत और रूस के बीच व्यापार को कैसे प्रभावित करेगा और बढ़ावा देगा। एक्सचेंज रेट के कारण चीन से इंपोर्ट करना इतना लाभदायक नहीं है, लेकिन दूसरी ओर भारतीय रुपया लगभग रूबल के बराबर है। इसलिए ये साझेदारी रूस के लिए सचमुच बहुत लाभकारी हो सकती है। ये अच्छी बात है, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इससे रूसी निर्माताओं को नुकसान न पहुंचे। серьезной проработки. Сотрудничество это хорошо, если не в ущерб себе. रूस और भारत के बीच म्यूचुअल इंटरेस्ट का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र टूरिज्म है। ये हमारे देशों के लिए कितना लाभदायक है? टूरिज्म पर एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम तक पहुंचने के लिए एक विशाल मात्रा में काम किया जाना चाहिए। इसलिए हमें स्पेशल टूरिस्ट पैकेजेस तैयार करने होंगे जो भारतीयों के लिए दिलचस्प हों और मिडिल क्लास इंडियंस के लिए भी सस्ते हों, और तब ये एक बड़ा बढ़ावा होगा। आखिरी सवाल, आपकी राय में किन परिस्थितियों में रूस और भारत के बीच व्यापार और इकोनॉमिक पार्टनरशिप सबसे तेज गति से डेवलप हो सकती है? मुझे लगता है कि मेन कंडीशन पहले ही पूरी हो चुकी है, और वो है हाईएस्ट लेवल पर हाई लेवल ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। साथ ही एक्सटर्नल प्रेशर और एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे भारत पर वेस्ट का प्रेशर, ये फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अन्य सभी चुनौतियां पूरी तरह से सॉल्वेबल हैं। भले ही इसके लिए बहुत समय की आवश्यकता हो, फिर भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के बिना इन समस्याओं को फाइनली रिजॉल्व किया जा सकता है। गवर्नमेंट्स, एम्बेसीज, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस और निश्चित रूप से दोनों देशों के व्यापारियों को एक अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। धन्यवाद। हमारी ऑल रशियन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के एडवाइजर, रशिया एशिया ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिव मेंबर के साथ बातचीत हुई। तो सबसे पहले यूजर यूआर ने कमेंट किया है कि भगवान करे ये दोस्ती हमेशा ऐसा ही स्ट्रांग रहे और सच्चा और ऑनेस्ट रहे। उसके बाद यूजर ओवाई ने कमेंट किया है कि ब्रावो मोदी, मैं रशिया से एक सिंपल सीधा साधा नागरिक हूँ। आपके 3rd टर्म के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। प्लीज़ वर्क फॉर इंडियंस डियर। भारतीय लोगों के हर एस्पिरेशन को, उनके हर सपनों को आप प्लीज़ फुलफिल कीजिए। प्लीज़ वर्क डियर, आफ्टर ऑल दे एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। मैं पर्सनली ये विश करती हूँ कि आपका हेल्थ जो है हमेशा ऐसे ही अच्छा रहे, ताकि इंडिया जो है हमेशा ऐसे ही प्रॉस्पर करता रहे। उसके बाद यूज़र UL9 ने लिखा है कि वेलकम, गुड मीटिंग। आशा है कि इस मीटिंग में कुछ यूज़फुल डिस्कशंस हो एंड आई विश गुड लक। ये स्ट्रेंज है क्योंकि ये जो कमेंट एक्चुअली लिखा गया है
तो ये कमेंट एक्चुअली यूक्रेनियन लैंग्वेज में लिखा गया है, मतलब शायद किसी यूक्रेनियन ने ये कमेंट जो है किया है। बट ये एक्चुअली दूसरों के लिए स्ट्रेंज लग सकता है, बट मुझे पता है कि बहुत सारे यूक्रेनियन जो है उनसे ऐसे मैसेजेस जो है एक्सपेक्ट करना बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि बहुत सारे यूक्रेनियंस जो है वो रशिया में काम करते हैं एंड दे नो दे आर वेरी ग्रेटफुल टू रशिया। उनको पता है कि रशिया ने उन्हें क्या दिया है और वो उसके आभारी है। तो ये जो कुछ वेस्टर्न आइडियोलॉजी के जो कुछ टट्टू है और कुछ जेलेंस्की के जो पंटर लोग हैं, वो छोड़ के जो है मेजॉरिटी यूक्रेनियंस जो है पीस चाहते थे, और ये फ्रॉम द बिगिनिंग रशिया के साथ ये वॉर जो है चाहते ही नहीं थे। लेकिन उनके वॉइसेस जो है वो वेस्टर्न मीडिया ने और वेस्टर्न लिटरली डिक्टेटर्स ने और जेलेंस्की द डिक्टेटर ने बेसिकली उनके वॉइस को बहुत अच्छी तरीके से दबाया है। तो पुतिन को जो है और रशिया और एज ए होल रशियन एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे यूक्रेनियंस को दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत थी। उसके बाद फॉलन G8M ने कमेंट किया है कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू एशिया। फ्यूचर जो है वो एशिया को बिलोंग करता है और ख़ास करके इंडिया को। तो रशिया को जो है इंडिया के साथ फ्रेंडशिप के इस मौके को जो है बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। उसके बाद एल्किन वॉल्किन ने कमेंट किया है कि मोदी के लिए बहुत सारे फ्लावर्स और बाइडेन के लिए आइसक्रीम। अब आप सोचेंगे कि रशियंस मतलब इतने जेनरस है कि बाइडेन ने जो रशिया के साथ किया उसके बाद भी जो है बाइडेन को आइसक्रीम खिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप अगर देखें तो एक आइसक्रीम भी काफ़ी है। एक आइसक्रीम में जो शुगर लेवल होता है वो भी काफ़ी है बाइडेन को परलोक पहुंचाने के लिए। उसके बाद यूज़र GI7 ने लिखा है कि ग्लोरी टू रशिया और इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे ऑयल को बाय किया। यही रीज़न है कि रशिया जो है आज भी सर्वाइव कर रहा है और हमारी इकोनॉमी जो है कोलैप्स नहीं किया। द क्रेडिट गोज़ टू इंडिया। उसके बाद एंटॉम 8357 ने कमेंट किया कि हरे कृष्ण, भारत महान देश है और मैं बहुत खुश हूँ और इंडिया और रशिया एक बार फिर से जो है एक दूसरे के पास आ रहे हैं हिस्ट्री की ही तरह। उसके बाद यूज़र यूसी ने कमेंट किया कि ये देखने में बहुत अच्छा लगता है और ये जो साइट है बेसिकली ये बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि दोनों ही लीडर्स जो है वो स्ट्रांग है, और जब दोनों स्ट्रांग लीडर्स जो है आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। रशिया एंड इंडिया इज इक्वल टू फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। उसके बाद वेरारी क्वेयर 5325 ने कमेंट किया कि मैं रशियन हूँ और पुतिन को इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, लेकिन पहली बार पुतिन का ये रूप मैं देख रहा हूँ जहाँ पे उनकी हंसी जो है फेक नहीं लग रही है, एक अलग ही हंसी, एक अलग ही दिल से खुश होने की हंसी जो है वो नज़र आ रहा है। तो मुझे आशा है कि ये जो ट्रिप है ये बहुत सक्सेसफुल हो। उसके बाद प्रावशाल ने कमेंट किया कि इन रियलिटी इंडिया और रशिया दोनों ही देश स्पिरिचुअल देश है एट द हाईएस्ट लेवल। उसके बाद डेविड सिंगलेटरी ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि वी आर ऑलवेज हैप्पी टू वेलकम आवर फ्रेंड्स, कीप इट अप। मोदी और इंडिया ने जो है हैव प्रूवन मोर देन वंस दैट दे लव एंड वैल्यू रशिया एंड इट्स अ फैक्ट। मोदी और भारत के लोगों ने ये एक बार से ज़्यादा प्रूफ किया है कि वो सच में जो है रशिया को और रशियंस को जो है प्यार करते हैं और वैल्यू करते हैं एंड इट्स अ फैक्ट। उसके बाद कोवालेवा नातालिया ने कमेंट किया कि ब्रिक्स देशों के बहुत सारे लीडर्स जो है रशिया में आए हैं अपने टर्म में इलेक्ट होने के बाद, कंफर्मिंग दैट डीप कोऑपरेशन फॉर सेवरल डिकेड्स विद रशिया। लेकिन इंडिया स्पेशल है क्योंकि इंडिया में, खास इंडिया के लिए जो है मॉस्को में एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है जो कि 15 से 18 अगस्त के बीच होता है। और ये जो है इस बार ड्रीम आइलैंड पार्क ओस्ट्रोव मेस्ती रशियन में बोला जाता है, ओस्ट्रोव मेस्ती एक पार्क है वहाँ पे। पिछली बार जो है मैं गया था, इस मतलब लिटरली मैं बहुत मिस कर रहा हूँ कि इस फंक्शन में जो है इस फेस्टिवल में मैं इस बार शायद जा नहीं पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे बैठ के मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ और यादें जो है एकदम ताज़ा है। बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा भी है जब पिछली बार मैंने वो पार्क सोकोलनिकी में जो ये फेस्टिवल होता था वहाँ पे मैं उसको अटेंड करने के लिए गया था और वहाँ पे एक ब्लॉग भी बनाया था मैंने। तो इस बार जो है ओस्ट्रोव मेस्ती यानी कि ड्रीम आइलैंड पार्क में जो है ये फेस्टिवल होगा। और इन्होंने लिखा है कि और इस बार जो है इंडिया से फिल्म भी आएंगे, तो वो रशियन फिल्म थिएटर्स के लिए एक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जिस हिसाब से रशियन मूवी का इन्होंने लिखा है कि जिस हिसाब से हमारे मूवी का जो हाल है उस हिसाब से बहुत जल्दी हमारे फिल्म थिएटर्स को स्टैंड अप कॉमेडियंस के हाथों सौंप देंगे, उनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि रशियन फिल्म्स जो है उस स्टैंडर्ड का नहीं है कि लोग जो है हॉल में देखने को आए। तो इस हिसाब से जो है इंडियन फिल्म्स कैन रियली सेव
रशियन फिल्म थिएटर्स। तो इन्होंने लिखा है कि इंडियन फिल्म्स जो है इस बार रशियन हॉल में जो दिखाए जाएंगे इस बार इंडियन फेस्टिवल में, जो कि हेल्ड किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद वर्ल्ड पीस ने कमेंट किया कि वी नीड टू एक्सपैंड द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। हम जो है उन्हें रेलवेज, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, इस सारे प्रोजेक्ट्स जो है ये इंडिया में जो चल रहे हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इंडिया जो है हमें मेडिसिन दे सकते हैं इन एक्सचेंज, और साथ ही टूरिस्ट एक्सचेंज और स्टूडेंट एक्सचेंज दोनों देशों के बीच होना चाहिए। उसके बाद अंसुर ने कमेंट किया कि एज फार एज फ्रेंडशिप इज़ कंसर्न, जहाँ तक दोस्ती की बात है तो इंडिया जो है चाइना से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप भूलना मत कि इंडिया जो है हमारा पुराना दोस्त है और वेरीफाइड और ट्रस्टेड फ्रेंड है। लेकिन चाइना को हम सही मायनों में दोस्त नहीं कह सकते हैं, वो सिर्फ रशिया का एक पार्टनर है विद कॉमन इंटरेस्ट, और इसमें जो है चाइना का ही मेन इंटरेस्ट है। चाइना रशिया का साथ इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर रशिया जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ को कमज़ोर कर देता है तो नेक्स्ट पावरफुल कंट्री चाइना होगा। लेकिन चाइना के अलावा इंडिया भी जो है वो भी नेक्स्ट पावर होगा, और वो भी काबिलियत रखता है, वो भी ये क्षमता रखता है कि वेस्ट को वो पछाड़ पाए। तो इसीलिए रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के साथ जिस तरीके से पुराना फ्रेंडशिप है उसको हमेशा ऐसे ही बरकरार रखे। उसके बाद यूज़र WT ने कमेंट किया है कि भारत की फर्टिलिटी रेट देख के रशियंस बहुत जेलस फील करते हैं। एक देश में चाहे कितना भी मिनरल हो, कितना भी ऑयल हो, कुछ भी हो, लेकिन वो ह्यूमन पॉपुलेशन जितना वैल्यूएबल है उसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। पीपल आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनी कंट्री। जी हाँ, ये चीज़ जो है मैंने अपफ्रंट, ये जेलसी जो है बेसिकली ये मैंने अपफ्रंट फील किया है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि जो मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं कि मैं बहुत सालों से जो है रशिया में एज एन इंग्लिश टीचर जो है काम किया है। अब पर्सनली मेरा खुद का जो फिज़िकल एनाटॉमी है उसके हिसाब से जो है मैं गर्मी क्लाइमेट जो है, गर्मी बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। ठंडा चाहे जितना भी हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो गर्मी जो है मैं सहन नहीं कर सकता। तो एक बार मैं बोल रहा था कि इंडिया में बहुत सारे जगह में जो है, वैसे तब मुझे नॉर्थ ईस्ट और यहाँ के बारे में उतना नहीं पता था, यहाँ पे तो प्लेजेंट क्लाइमेट है, लेकिन तब बेसिकली कोलकाता में जब मैं रहता था और दिल्ली में कुछ दिन के लिए रहा था, तो वहाँ पे जो हीट वेव्स थे और उसके हिसाब से मैंने कहा था कि हमारे इंडिया में बहुत सारे जगह में जो है बहुत हॉट क्लाइमेट है, तो उसके लिए जो है मुझे साइबेरिया में बहुत अच्छे से जो है मेरा सूट किया है। तो उसके चलते साइबेरिया में मेरा बहुत अच्छा जो है मैं फिट हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ का जो ठंडा क्लाइमेट था, साइबेरिया का जो ठंडा क्लाइमेट था, वो मेरे लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं था। बर्फ़ दिखते थे, और इनफैक्ट रशियंस जो है वो टोपी जो है पहनते थे, कैप पहनते थे, फिर फालिंकी नाम का उनका एक जूता है वो पहनते थे। पर मैं जो है हमारा बड़ा बाज़ार का ख़रीदा हुआ बेसिकली नॉर्मल जूता था, वही पहन के चलता था। तो लोग, रशियन लोग ये बिल्कुल ताज्जुब हो जाते थे और पूछते थे मुझे कि हमारे लिए, मतलब हम जो है रशियंस, हमको तो बर्फ़ में चलने के लिए ये दुनिया का सबसे वार्मेस्ट बूट कहा जाता है, वालेंकी बूट, ये सब हम खरीदते हैं। इवन नॉर्मल विंटर बूट्स जो रशिया में मिलते हैं वो भी काफ़ी नहीं है साइबेरिया के लिए, तो वो लोग स्पेशली वालेंकी खरीदते हैं, जिनका कॉस्ट, एक एक जूते का मतलब कॉस्ट है 10,000 से ऊपर, 10,000 से स्टार्टिंग ही है वालेंकी का। तो वो लोग वो इतना दाम दे के जो है जूता पहनते थे, और मेरा जो है 500 रुपये का बड़ा बाज़ार का, इंडियन बड़ा बाज़ार का जो जूता है वो काफ़ी था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था उसमें। तो वो लोग मुझसे पूछते थे कि ऐसे जूते में जो है, नॉर्मल जूते में तुम कैसे रह पा रहे हो। बट ओवर द टाइम मैंने जब बोला कि मुझे तो विंटर ऐसा क्लाइमेट जो है बहुत अच्छा ही लगता है, लेकिन उन लोगों ने बोला कि आप शुरू में आए हैं तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इसके बहुत सारे माइनस, मतलब बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जिसमें से एक था कि लो फर्टिलिटी रेट। जब जो है जो लोग इतने ठंडे बर्फ़ में जो है -30-40 टेम्परेचर जाता था वहाँ पे, तो उस टेम्परेचर में जो लड़के जो है बाहर काम करते हैं, वो जो है बहुत सारे जो लोग बाहर में काम करते हैं वो लोग 40 के बाद जो है इनफर्टाइल हो जाते हैं। बेसिकली वो लोग रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी जो है उनका नहीं रहता है, और भी बहुत सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है उनको होता है वो क्लाइमेट की वजह से। तो हर देश में ही एक पॉजिटिव नेगेटिव है। तो बहुत कोई इंडिया में जो कि सोच रहे हैं कि यहाँ पे बहुत हॉट क्लाइमेट है, लेकिन जहाँ पे बहुत कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ के भी अपने जो है नेगेटिव्स है, अपने भी नेगेटिव बहुत सारे इफेक्ट्स है जो कि आपको इंडिया में बैठ के पता नहीं चल रहा है। वो लोग ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड जैसे कि वो कहा जाता है, तो वो लोग जो है वो उनको झेलते हैं। तो इसीलिए जो है दिस इज़ नॉट अ सरप्राइजिंग फैक्ट कि इंडिया के फर्टिलिटी रेट से जो है वो लोग जेलस फील कर रहे हैं, ये क्वाइट नॉर्मल बात है। पर एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि साइबेरिया में मैंने ये देखा है कि दे आर वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल। और टेम्परेचर का एक इफेक्ट ये भी पड़ता है कि ठंडा क्लाइमेट जहाँ पे होता है ना, तो दिमाग
ठंडा रहता है, वहाँ पे हॉट हेडेड लोग जो है नहीं है। इंडिया में मैंने देखा है, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। जब मैं इंडिया में गर्मी के क्लाइमेट में रहता हूँ तो मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता हूँ, बहुत जल्दी ही जो इरिटेट हो जाता हूँ, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। लेकिन जो ठंडे जगह होते हैं ना, तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ठंडाई के साथ साथ ना एक इफेक्ट पड़ता है कि वो लोग मतलब हॉट हेडेड नहीं होता है, उतना गुस्सैल नहीं होते। एक वेदर का आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुन के, मुझे भी ये सोचने में थोड़ा अजीब लग रहा था, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू। उसके बाद वर्ल्ड पीस ने लिखा है कि लेट टाटा एंटर द रशियन मार्केट और कमाज और लादा को इंडियन मार्केट में एंटर करने दो, दैट विल बी अ ग्रेट एक्सचेंज। उसके बाद कार्टल 7280 ने लिखा है कि मैं इंडिया में जो है 2 साल तक रहा, और जो मेरे ये कमेंट्स जो है वो पढ़ रहे हैं वो मुझे कोई बॉट या फिर ट्रोल मत समझिए। मैं सही तरीके से जो है अपने दिल से ये कमेंट कर रहा हूँ, और मैंने अपने 2 साल जो मैंने इंडिया में बिताया है उससे ये रियलाइज़ किया है कि इंडिया में हमें बहुत प्यार किया जाता है और वो लोग रशियंस को बहुत रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं। तो इंडिया जो है सच में ही, बिल्कुल सच में ही हमारा फ्रेंड है। तो बहुत सारे लोग जो है मेरे कमेंट सेक्शन में आके ये सवाल करते हैं, और मैं बहुत दिन से ये मौका ढूंढ रहा था कि उनको रिप्लाई करूं, तो आज वो मौका आ ही गया है। तो आज मैं उनको फाइनली रिप्लाई जो है कर ही देता हूं। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं साउथ कोरिया से या फिर बहुत सारे दूसरे देशों से, वेस्टर्न देशों से जो है, जर्मनी, यहाँ से बहुत सारे जो रेसिस्ट वीडियोस होते हैं इंडिया के बारे में वो मैं दिखाता हूँ, लेकिन रशियन व्लॉगर्स का जो है नेगेटिव वीडियोस मैं क्यों नहीं दिखाता, वो सवाल था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं व्लॉगर्स का नेगेटिव बहुत कम ही दिखाता हूं, कि ये क्योंकि एक देश का जो मेन मीडिया होता है वो क्या नैरेटिव फैला रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगों का परसेप्शन भी जो है उस तरीके से पता बनता है। और कुछ सोसाइटी में जो है, जैसे कि साउथ कोरिया में, वहाँ पे मीडिया चाहे जैसे भी दिखाए, मीडिया तो नेगेटिव दिखाता है बट पॉजिटिव भी दिखाता है, लेकिन उन लोगों ने एक इंडिया के बारे में प्री कंसीव्ड नोशन जो है फॉर्म कर लिया है ज़्यादातर लोग, तो वो उससे बाहर नहीं निकलते हैं। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि ये जो है, मैं वहाँ से बहुत सारे नेगेटिव वीडियोस दिखाता हूँ, लेकिन रशिया से मैं ज़्यादा नेगेटिव वीडियोस नहीं दिखा। हालांकि मैंने दिखाया है 1-2, जो फॉलो करते हैं चैनल को उन्हें पता है, बट जो ओवरऑल जो है ज़्यादातर मैं पॉजिटिव वीडियोस इसलिए दिखाता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे रशियन ब्लॉगर्स जो है इंडिया में क्या आके जो है इंडिया की गंदगी ये सब दिखाते हैं। तो पहली बात तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिनको जो है स्पेशली जो है सिर्फ व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ के लिए वो ये सब करते हैं, और इनको जो है अच्छे तरीके से जो है बहुत सारे जो ऑडियंस है उसको शॉकिंग थंबनेल से जो है बहुत सारे लोग क्लिक करते हैं। और रशिया से भी ज़्यादा जो कजाकिस्तान, जो बहुत सारे दूसरे रशियन रिपब्लिक्स हैं जो कि एक्चुअली एक ख़राब ज़िंदगी अपने देश में बिताते हैं, वो लोग जो है वो लोग इन वीडियोज़ में ज़्यादा क्लिक करते हैं। इंडियंस को पता नहीं चलता है कि व्यूज़ कैसे आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ये रशिया से कम, रशिया के जो आसपास के जो रिपब्लिक्स हैं वहाँ से ज़्यादा वीडियोस आते हैं, और वो जो है इंडिया की गंदगी ये सब देख के समझते हैं खुद को कि वो ज़्यादा अच्छा लाइफ जो है बिता रहे हैं अपने देश में। तो ये लोग छोटे हैं, बोलते हैं ना कि मतलब छोटे देश जो है फटाढोल ज़्यादा बचता है बेसिकली। तो ये लोग जो छोटे देश के जो लोग हैं, ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो है, इन लोगों का जो है ये तुर्कमेनिस्तान वैसे इंडिया के बारे में अच्छा ही बोलते हैं मतलब ज़्यादातर, बट ओवरऑल जो बुल्गारिया, मोल्दोवा, बहुत सारे और भी देश हैं, यूक्रेन खास करके, तो यहाँ के लोग जो है वेस्टर्न मीडिया को भी फॉलो करते हैं और अपने देश के जो ये व्लॉगर्स हैं इनको फॉलो करके सोचते हैं कि अपने देश में बहुत अच्छा लाइफ जो है वो बिता रहे। बट इस चीज़ को मैं उतना हाईलाइट नहीं करता, क्योंकि अनलाइक साउथ कोरिया, अनलाइक जर्मनी, रशिया से एक्चुअली एक ह्यूज नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है, इंडियन लवर्स जो है, बेसिकली वो लोग ब्लॉग बनाने नहीं आते हैं, सिर्फ इंडिया को विजिट करने आते हैं। तो ये सब जो वीडियोस से जो है हमारा जो एक बहुत प्रिविलेज फ्रेंडशिप है, ये जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनके साथ ये जो है, मैं नहीं चाहता कि एक कॉन्फ्लिक्ट जो है उस पे जो है इंडियंस का गुस्सा उन पे जाके गिरे। जैसे कि मैंने आपको अभी कमेंट दिखाया कि कितना प्यार करते हैं इंडियंस के साथ जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको कमेंट दिखाया कि कितना प्यार, कितना रिस्पेक्ट जो है इंडिया को करते हैं, और इंडिया से जो वो रिस्पेक्ट और प्यार मिलता है उससे जो है वो बहुत ही ग्रेटफुल होते हैं। ऐसा नहीं है कि जर्मन्स की तरह कि वहाँ पे गए स्पेशल, हम तो स्पेशल है जी, इंडियंस तो है ही हमारे, मतलब हमारे नीचे हैं, ये तो मतलब हमारे साथ फ़ोटो लेना, हमें अच्छा ट्रीट करना ये तो बनता ही है, एज ए फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन रशियंस जो है आभारी होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं। तो ये जो एक ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन है, इन कुछ व्लॉगर्स के लिए, ऐसे कुछ लोगों के लिए जो है, उन रशियंस पे, उन अच्छे रशियंस पे जो कि इंडिया में जो है एक अच्छा माइंडसेट लेके आते हैं, उनके ऊपर वो गुस्सा गिरे, वो मैं नहीं चाहता। इसीलिए जो है मैं इन व्लॉगर्स को ज़्यादा
भाव नहीं देता और ज़्यादा इनको हाईलाइट नहीं करता, क्योंकि बहुत डिफरेंस है। साउथ कोरिया या फिर दूसरे देश से, जर्मनी से एक गिने चुने एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया में टूरिस्ट के रूप में आते हैं। लेकिन रशियंस को आपको पता है कि मेजॉरिटी तो जो है, खास करके अभी जो है अमेरिका, रशिया में, अमेरिका यूरोप में जो है उनको बहुत ही बुरा ट्रीट किया जाता है। वो लोग तो है ही वैसे ही। तो ये जो अमेरिकन्स और यूरोपियंस जो है उनसे उनका पुराना ही दुश्मनी है रशियंस का। तो बहुत सारे रशियंस जो है यूरोप और अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और वो चुनते हैं इंडिया को एज अ ट्रैवल डेस्टिनेशन। तो बहुत सारे होप, क्योंकि वो लोग जो है अमेरिका यूरोप को पसंद नहीं करते हैं, और तो अमेरिका यूरोप छोड़ के जो है वो इंडिया में काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं। और इसकी जो नंबर है, रशियन टूरिस्ट को जो नंबर है वो ह्यूज है। तो वो एक ख़राब चीज़ है कि बहुत सारे इंडियंस भी जो है, हो सकता है कि मैं एक दो व्लॉगर्स को दिखाऊं, एक दो व्लॉगर्स को जो है एक्सपोज करूं, लेकिन उनके लिए जो है ओवरऑल रशियंस के लिए एक नेगेटिव परसेप्शन पैदा हो, वो जो है डिट्रीमेंटल है। और इससे जो हमारा एक स्पेशल फ्रेंडशिप है अच्छे लोगों के साथ, वो जो है बिगड़ सकता है। तो इसीलिए जो है मैं इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता था। तो एनीवे बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की ओर। उसके बाद लिसियो गेली ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही प्लीजेंट, हैंडसम, काइंड और स्माइलिंग दद्दू है, जो पुतिन की हर बातें बहुत सिंसियरली और सीरियसली सुनते हैं और जिसको पुतिन पे पूरा ट्रस्ट है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा इंडिया के साथ जो ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप है फ्रॉम इंडियन इंडिपेंडेंस 1949 से लेके आज तक भी जो है ये एज अ ट्रेडिशन ये फ्रेंडशिप बरकरार है, लाइक द सेम बिफोर। कमेंट सेक्शन में मैं बहुत सारे रशियन लड़कियां और रशियन महिलाओं के जो है बहुत ही इंटेलेक्चुअल कमेंट को नोटिस कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही वेल वर्स्ड है, बहुत ही नॉलेज है उनके पास। और मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे देश के कुछ जाहिल कॉमेडियंस और रशियन साइड से भी, इनफैक्ट बहुत सारे टाइम जो है रशिया से भी नहीं, जो यूक्रेन, मोल्दोवा या फिर दूसरे देशों से भी जो है बहुत सारी लड़कियां, ये लोग भी कुछ मतलब जाहिल ही है बेसिकली। वो लोग इंडिया में आके ये जो इंडिया के छपरियों के जो अटेंशन है थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं और एक ख़राब रेपुटेशन बनाते हैं। एंड इट्स रियली बैड। मैं बहुत बैड फील करता हूँ कि ये जो अच्छे लड़कियाँ हैं, अच्छे रशियंस हैं जो कि यहाँ पे घूमने आते हैं, उनके लिए भी जो एक बहुत ही गलत स्टीरियोटाइप जो है क्रिएट करता है। और हमारे जो इतना ट्रेडिशनल और एक प्रिविलेज रिलेशनशिप है, पॉलिटिक्स का छोड़िए, पॉलिटिक्स में तो फ्रेंड्स बदलते रहते हैं, लेकिन लोगों के बीच जो एक सिमिलरिटी, लोगों के बीच जो एक फ्रॉम द सोवियत टाइम्स एक बहुत अच्छा रैपोर्ट था, एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप, एक रिश्ता था। उस टाइम में ये सब हमारे जो इंडियंस थे काफ़ी सेंसिबल थे। इस टाइप के छपरी जो लोग उस टाइम पे नहीं थे, इसलिए जो एक बहुत ही हाई लेवल का मतलब फ्रेंडशिप जहाँ पे दो इंटेलेक्चुअल लोगों की जो है बातें उस लेवल पे होता है। क्योंकि अगर कोई दो मतलब इंसान बुरे भी नहीं है, लेकिन जो इंटेलेक्ट लेवल है वो सेम लेवल पे होने पे ही जो है एक अच्छा फ्रेंडशिप बनता है बेसिकली। और इंटेलेक्ट के साथ साथ जो है कैरेक्टर वाइज जो है एक दूसरे से सिमिलरिटी होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अमेरिकन से जो है मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस का जो है मैच नहीं करता है। एक तो वो लोग मतलब अपने ही दुनिया में मतलब लिटरली रबर बोलने पे वो लोग कॉन्डोम सोचते हैं, और मतलब इसी चीज़ में जो है होल कल्चर जो है, पूरा कल्चर ये डेट और सेक्स इसके आसपास ही घूम रहा है, खास करके अभी जो है अमेरिका में। इसलिए अमेरिकन के साथ जो है बनता नहीं है हमारा इंडियंस के साथ उतना। लेकिन रशियन कल्चर जो है बहुत ही डीप और एनरिच्ड है, जिससे जो है कल्चरल एक्सचेंज और इंटेलेक्ट एक्सचेंज दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से होता है। लेकिन ये जो कुछ जाहिल यूट्यूबर्स हैं, कुछ जाहिल कॉमेडियंस हैं इंडिया के, और वहाँ के कुछ जाहिल लड़कियाँ हैं जिनको काम नहीं मिलता है रशिया में और इंडिया में आके कुछ भी करते हैं, ये जो है बेसिकली अच्छे लोगों के लिए, अच्छे लोगों का जो रेपुटेशन है अच्छे इंडियंस का और अच्छे रशियंस का, वो बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। और तो और अफवाह, मिस इन्फॉर्मेशन, ये भी एक बहुत मतलब एक फेसबुक में खास करके जो है फेसबुक में बहुत ये सब मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे पोस्ट जो है, ये एक पोस्ट था जहाँ पे एक फ्रेंच लड़की थी, उसको एज अ रशियन बोल रहे हैं। तो कोई भी बैकग्राउंड डांसर हो और कोई भी ऐसे इस टाइप के हरकत जो करते हो, वो उनको लिटरली सब जो है इंडियंस उसको रशियंस का टैग दे देते हैं, जिससे रशियंस की बदनामी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर गोरे इंसान ही जो है वो रशियन ही हो इंडिया में। तो अच्छे से देख के परख के तभी जो है विचार करना चाहिए, नहीं तो ये जो स्टेरियोटाइप्स रशियंस के बारे में इंडिया में फैला रहे हैं, और बहुत सारे रशियंस भी जो है इंडिया में आके ये गंदगी ये सब दिखाते हैं, तो वो भी जो है इंडिया का एक गलत स्टीरियोटाइप रशिया में फैला रहे हैं। तो ये नेगेटिव लोगों को बेसिकली आई होप दे आर एलिमिनेटेड फ्रॉम बोथ द कंट्रीज।
तो एनीवेज आज का कमेंट का सिलसिला जो है यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।